अगला प्रश्न लगाएंगे, व्यापार और निवेश नीतियां, व्यापार और निवेश नीतियां, व्यापार और निवेश नीतियां उदारीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करती हैं? उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करती हैं? उत्तर लिखें। उत्तर में नंबर 1 लिखें। व्यापार के उदारीकरण का, व्यापार के उदारीकरण का अर्थ, उदारीकरण का अर्थ अनावश्यक, अनावश्यक व्यापारिक प्रबंधों को हटाने से है। अनावश्यक व्यापारिक प्रबंधों को हटाने से है। अनावश्यक व्यापारिक प्रबंधों को हटाने से है, जिसके कारण देशों के बीच, जिसके कारण देशों के बीच आयात निर्यात, काला नहीं है, जिसके कारण देशों के बीच आयात निर्यात सरल हो गया है। आयात निर्यात सरल हो गया है। इसी से वैश्वीकरण का जन्म हुआ है। इसी से वैश्वीकरण का जन्म हुआ है। सेकंड पॉइंट लगाएंगे, उदारीकरण उद्योगों को, उदारीकरण उद्योगों को बाजार के अनुसार, उद्योगों को बाजार के अनुसार बड़े होने की छूट देता है। बाजार के अनुसार बड़े होने की छूट देता है। इससे वैश्वीकरण को सहायता मिलती है। इससे वैश्वीकरण को सहायता मिलती है। नंबर 3 लिखें, निवेश का उदारीकरण, निवेश का उदारीकरण नए व्यवसायों की, निवेश का उदारीकरण नए व्यवसायों की स्थापना करने में, नए व्यवसायों की स्थापना करने में सहायता करता है। नए व्यवसायों की स्थापना करने में सहायता करता है, जो कि वैश्वीकरण का ही एक भाग है। जो कि
वैश्वीकरण का ही एक भाग है। जो कि वैश्वीकरण का ही एक भाग। तो क्वेश्चन था आपका व्यापार और निवेश नीतियां उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता करती हैं। तो नंबर 1 है व्यापार से उदारीकरण का अर्थ अनावश्यक व्यापारिक प्रबंधों को हटाने से है, जिसके कारण देश के बीच आयात निर्यात सरल हो जाए। व्यापार के उदारीकरण का अर्थ, व्यापार के उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि देश में अनेक प्रबंध लगे हुए हैं, माने अनेक नियम कायदे लगे हुए हैं, उनको हटा देना है। उनको हटाने से क्या हो जाता है, विदेशों में जो है वस्तुओं का आदान प्रदान सरल हो जाता है, माने नियम कायदों को कम कर दें। सेकंड पॉइंट है आपका उदारीकरण उद्योगों को बाजार के अनुसार विस्तृत होने की छूट देता है। उदारीकरण क्या करता है कि उद्योग हैं, जो उद्योगों को बाजार के अनुसार बड़े होने की छूट देता है। जैसे अभी यहाँ पर आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, माना कि गन्ना उद्योग है या कपड़ा उद्योग है, तो उसके अनुसार उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने की छूट देता है उदारीकरण। माने उसमें कोई नियम कायदे नहीं है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उत्पादन भी बढ़ा। नंबर अगला है निवेश का उदारीकरण नए व्यवसायों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करता है। निवेश का उदारीकरण माने उसमें जो पैसे लगाए गए हैं उससे क्या होता है उदारीकरण में कि अपन नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उस पर किसी के नियम कायदे नहीं होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। आप अपने अनुसार अगर मार्केट का आकार बढ़ रहा है, वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, तो अपने अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे और निवेश करके उस क्षेत्र में उस उद्योग को बड़ा कर सकते हैं उदारीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन लिखेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक हैं। हेलो, हाँ भाई साहब, हाँ बोलो। सुबह आई इतनी, अब तो नाने आई। तो हमारे यहाँ तो 9 से 10 पढ़ के गई हैं, उसके बाद 10 बजे से गोपाल सर पर गई होंगी, उनसे पूछो। हाँ सब बढ़िया पढ़ाई रहे थे अभी, ठीक है। क्या तो 10 बजे तो गोपाल सर पर जाती है ना वो। हाँ क्या हाँ वो अपन बता पीडीएफ डालते हैं। ठीक ठीक। कौन सा क्वेश्चन है आपका? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, यही है ना। उत्तर लिखें वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सहायक प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे तकनीकी ज्ञान का विस्तार। तकनीकी ज्ञान का विस्तार। जैसे आगे लिखें
तकनीकी ज्ञान के तेजी से हुए विकास में, तकनीकी ज्ञान के तेजी से हुए विकास में जहां परिवहन प्रौद्योगिकी ने, जहां परिवहन प्रौद्योगिकी ने अब अधिक दूरी तक, अब अधिक दूरी तक वस्तुओं को कम लागत पर, वस्तुओं को कम लागत पर, कम लागत पर भेजना संभव बनाया है, कम लागत पर भेजना संभव बनाया है। और दूर संचार सुविधाओं ने, और दूर संचार सुविधाओं ने विश्व में एक दूसरे से, विश्व में एक दूसरे से संपर्क करने के कार्य को, एक दूसरे से संपर्क करने के कार्य को सरल बना दिया है, संपर्क करने के कार्य को सरल बना दिया। सेकंड पॉइंट हेडिंग बनाएंगे उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति, इसमें लिखें 1970 और 1990 के दशकों में, 1970 और 1990 के दशकों में, 1990 के दशकों में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे, अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे विदेशी व्यापार को, जिनसे विदेशी व्यापार को, विदेशी व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया, विदेशी व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नंबर 3 हेडिंग बनाने बाजार विस्तार। बाजार विस्तार में लिखेंगे पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं की आय में, पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं की आय में, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, उपभोक्ता प्रकृत, उपभोक्ता प्रवृत्ति, उपभोक्ता प्रवृत्ति, उपभोक्ता प्रवृत्ति, रुचि और आदतों में परिवर्तन, रुचि और आदतों में परिवर्तन आदि से उपभोक्ताओं और सेवाओं की, आदि से
उपभोक्ताओं और सेवाओं की मांग में, उपभोक्ताओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। जिससे नई नई वस्तुओं का, जिससे नई नई वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है। जिससे नई नई वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है। तो भैया आपका क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से कारक सहायक हैं? तो नंबर 1 है आपका तकनीकी ज्ञान का विस्तार। तकनीकी ज्ञान के तेजी से हुए विकास में, जहां परिवहन प्रौद्योगिकी ने अब लंबी दूरी तक को कम लागत पर भेजना संभव किया है। तकनीक माने जो टेक्नोलॉजी है, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक दूरी तय बहुत ही कम पैसों में कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही कम समय में कर रहे हैं। समय की भी बचत हुई है। देखो आज लंबे लंबे जो दूरी वाले स्थान हैं उनके लिए रेलगाड़ियां चल रही हैं, और इसके बाद हवाई यात्रा भी सरल हो गई है। घंटों का मार्ग मिनटों में तय हो जाता है। तो तकनीकी से क्या हुआ है, मार्गों की जो दूरी है कम ही समय में तय हो जाती है। वहीं दूर संचार सुविधाओं ने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने के कार्य को सरल बना दिया। दूर संचार से क्या हुआ है, अब हम एक दूसरे से संपर्क बहुत ही कम समय में और घर बैठे ही कर सकते हैं। देखो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें क्या होता है, अपन मीटिंग अटेंड करते हैं, तो मीटिंग अटेंड करने के लिए लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन अब मीटिंग ऐप ही आ गया है मोबाइल में। उसी मीटिंग ऐप पर मीटिंग खोलो और लाइन मीटिंग करो। मोदी जी करते हैं, वहाँ से बोलते हैं, सभी विधायकों को बुला लेते हैं, सांसदों की लेनी है तो सांसद बुला लेते हैं, अगर मुख्यमंत्रियों की लेनी है तो मुख्यमंत्री बुला लेते हैं मीटिंग पर, वहाँ से आदेश दे देते हैं। हम अपने घर कुर्सी बैठ के मीटिंग ले रहे हैं, वो अपने यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो इससे क्या हो गई है, विश्व भर की सूचनाओं का आदान प्रदान भी सरल हो जाता है और अनेक कार्य बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। और मोबाइल से आजकल जो बात करने का तरीका है वो भी एक सरल माध्यम बन गया है। पहले अपन ऑडियो करते थे, अब कौन सा कर लेते हैं, वीडियो कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो होता था, अब कॉल पे वीडियो हो जाता है। सब लोग आप होशियार हैं इन चीज़ों में, जानते हैं ना सब लोग। देखो तो सब होशियार इतने बोल रहे हैं कि भैया हम जानते। अगली हेडिंग है आपकी उदारीकरण की नीति। 1970-1990 के दशकों में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे विदेशी व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदार माने क्या होता है, सरल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदार माने सरल। तो 1970 से 1990 के दशक में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिससे जो विदेशी व्यापार है वो क्या बन गया, सरल। अगला है बाजार विस्तार। पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हुई है। पहले की अपेक्षा अभी मनुष्य की जो आय है, मान जो पैसा आने का स्रोत है, उसमें क्या हुई है, वृद्धि। क्या वृद्धि, वृद्धि समझ में नहीं आया तो समझ में खाना है। तो भैया क्या हुआ है कि पहले की अपेक्षा अभी उपभोक्ताओं की आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले की जो मनुष्य की आय थी, घर में पैसे आते थे, वो पहले बहुत कम ही कमा पाते थे, लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन में क्या हुई है, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हुई है। क्या जाना है तो जा नहीं जाए। देखो आय में वृद्धि होने से आपकी जो आवश्यकताएं वो बढ़ गई। जीवन यापन हम कपड़ा और खाने से कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो तौर तरीके हैं रहने के वो बदल गए। अभी आप घर से किससे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अभी घास लेने के लिए भी किससे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। तो भाई पहले घास सिर पे रख के लाते थे,
अब मोटरसाइकिल से ला रहे हैं। पहले व्यक्ति से आप साइकिल से भी आ सकते हो काम से, तो आपके पैसे की बचत हो सकती। तो मनुष्य की जो चीजें थी, माने जो कार्य करने के तरीके थे, वो बदल गए। आपके घर में एक फ्रिज भी है, एक कूलर भी है, आपके घर में 2 पंखे भी हैं, एक बल्ब से जहाँ उजाला होता था वहाँ 10 बल्ब लगे हुए हैं। आज के मकान बन रहे हैं, उसमें देखो कितने बल्ब लगते हैं। अभी इसमें ही देख लो 4 लगे हैं। इतने से में 1 बल्ब की ही आवश्यकता थी, लेकिन 4 लगा दिए गए। उसके बाद 4 के हिसाब से जोड़ो, इसमें कितने पोर्शन हो रहे हैं? 3, 12 दूनी 24 बल्ब हो गए। 24 बल्ब की क्या आवश्यकता थी? अपन तो 2 ही बल्ब से उजाला कर सकते थे, यहाँ पे 1 बल्ब से ही हो जाता था। पहले तो चिमनी से पढ़ते थे, लालटेन से पढ़ते थे लोग। तो मतलब क्या है, यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो आय में वृद्धि हुई है, उससे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। अपन कहते हैं अरे भैया उसको तो 10 लाख रुपया माने 2 लाख रुपया मिलते हैं महीने के, दोनों व्यक्तियों की नौकरी है, घर में से 2 लाख मिलते हैं। लेकिन उनको 2 लाख मिलते हैं, उसके हिसाब से उनकी जो खर्च करने के तरीके हैं वो भी बदल गए। आपके पास जैसा पैसा आता है वैसे ही वेस्टेज होता है। ऐसा नहीं है कि अपन एक गरीब व्यक्ति की तरह अपन जीवन यापन नहीं कर सकते। समाज का काम है कहना, और उसका हम पर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। जैसे अभी आप 4 व्हीलर गाड़ी से आओ पढ़ने के लिए, अरे यार तुम्हारे चलवा है यार भारी, बहुत पैसा वाला। उसके बाद साइकिल से आओ, अरे यार तू तो पुराने जमाने में चल रहा हो अभी। मतलब व्यक्ति का काम है कहना। तो अभी मोटरसाइकिल से आओ कोई दिक्कत होगा, लेकिन उसमें पेट्रोल तो चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन व्यक्ति के कहने का प्रभाव जल्दी पड़ने लगता है। अगर अपने पास खूब पैसा कमा रहे हैं सब कुछ में, तो समाज ही कहने लगे यार खूब पैसा है, तो जहाँ में रह रहे हो पुराने मकान में, अब तो मल्टी ठोक दे 8-10 मंजिल की, तो चल फिर कछु न ठोक दें। आवश्यकता तो थी नहीं, अपन उसमें भी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अपन नहीं कर सकते हैं। बेटा अगर पहले के जीवन में जाए, थोड़ी सी बात हो रही है 1 मिनट की, कि पहले व्यक्ति हरी सब्जी घर में ही उगाता था। मिर्च, टमाटर, लौकी, कद्दुआ जो भी था घर में ही उगा लेता था, और घर से बाजार से तो केवल वो नमक, जो मिर्च मसाले होते हैं, जीरा, काली मिर्च, ऐसी चीजें लेके जाता था। जब आवश्यक त्योहार होता था तब डालता था इन। पहले व्यक्ति नमक और मिर्ची घर में ही उगती थी, हरी, उसमें से लाल हो जाती थी, नमक मिर्च की सब्जी बना के खाता था। अब आप अपने घर में देखो, प्रत्येक दिन स्टैंडर बनती है, काली मिर्च, जीरो, लौंग, सब चीज मसाले डाल के बढ़िया तेज। अब वो सब्जी का भाई खर्चा तो बढ़ गया, नमक में से भी खा सकते हैं। तो जैसी अपनी आमदनी बढ़ रही है वैसे अपने क्या बढ़ रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आपका कहने का तात्पर्य सही है कि हमारा खर्चा भी बढ़ गया है, लेकिन वो खर्चा को हमने भी बढ़ाया है। मानी चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन हमारा रहने का तरीका भी बदल गया है। बदला है कि नहीं बदला है? अपन पुराने तरीके में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप सादा पेंट पहन के कल वो बढ़िया सरसों को तेल लगाए के और न्यो बांध करके, वो पहले कहते छोटे छोटे मतलब पार्टी पा रहे हैं, कंगा तेल चिपक वहाँ, और फिर आओ बढ़िया कट्टा को थेरा लेके तान के पड़े। फिर तुमसे ये बच्चा समझ रहे हैं भैया बाबू शिकायत है कि नहीं है? मतलब अपने को दिखावा, मतलब जैसा चल रहा है वैसा तो करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो लोग फिर अपन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अलग करने लगेंगे। तो जैसा चल रहा है वैसा ही करना होता है। इसलिए हमारे क्या बदल गए हैं, खर्चा के तरीके बदल गए हैं, खर्चा भी बदल गया है। कौन सा था अपना उदारीकरण, बाजार विस्तार। देखो वृद्धि हुई उपभोक्ता प्रवृत्ति, रुचि और आदतों में परिवर्तन। आदत यही आ गया, रुचि, हमारी रुचि बदल गई है चीजों में, आदतों में परिवर्तन हो गए हैं। आप ये बता दो, कोरोना काल से पहले कैलाश में एक भी मोमोज का ठेला नहीं था, एक भी फिंगर का नहीं था, केवल टिक्की मिलते थे, वल्ला मिलते थे, पेटीज मिलती। और आज देखो आप सबसे अधिक बिक्री मोमोज और फिंगर की। हमारी रुचि में परिवर्तन आ गया, आदतों में परिवर्तन आ गया, इसलिए हम उनका उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं है? आगे दिया गया है उसमें, आज से परिवर्तन, सेवाओं की मांग में वृद्धि, फलतः नई नई वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है, जिससे पूंजीवादी, माने इससे क्या हो रहा है, नई नई वस्तुओं का भी उत्पादन हुआ है, जिससे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली युक्त बाजारों का विस्तार हुआ है। अब जब नई नई वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो जिससे अधिक पैसा खर्च होता है, ऐसे बाजारों का उत्पादन हो चुका है। अभी मार्केट में से अपन बाजार की चीजों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, घर की चीजों को पूर्ण रूप से निकाल चुके हैं। घर की चीज हमें अच्छी नहीं लगती। आज के बच्चा से बोल दो लपटा खा लो, खा लेंगे, महेरी खा लो, खा लेंगे,
नहीं कहेंगे। हमने तो ये देखो कन्या जब आते तो खीर ना खाते हुए कन्या 20 कन्या बैठा रही तो हमें 10 तो खाई ना रही, केवल 10 ही खाएंगी, 10 तो बस पूरी और सब्जी खाती हैं। तो ये क्या है, हमारी चीजें बदल गई। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारतीय और चीनी खिलौने की तुलना में, क्वेश्चन मोस्ट है, भारतीय और चीनी खिलौने की तुलना में चीनी खिलौने कैसे बेहतर साबित हुए। भारतीय और चीनी खिलौने की तुलना में चीनी खिलौने कैसे बेहतर साबित हुए। समझ पाए कि नहीं? माने जो भारत के खिलौना है, माने कंपनियां भारत में भी बना रही हैं और चीन में भी बन रहे हैं खिलौने, लेकिन भारत की मार्केट में सबसे अधिक कौन से खिलौने बेचे जा रहे हैं? चीनी खिलौने। इसका कारण क्या है? देखो अब कारण अपन उत्तर में लिख रहे हैं। उत्तर लिखेंगे, भारतीय और चीनी खिलौनों, भारतीय और चीनी खिलौने की तुलना में चीनी खिलौने निम्न कारणों से बेहतर साबित हुए। क्वेश्चन ये है, निम्न कारण लिखना है। भारतीय और चीनी खिलौने की तुलना में चीनी खिलौने निम्न कारणों से बेहतर साबित हुए। अब कौन से कारण हैं? नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1, चीनी खिलौने भारतीय खिलौने की तुलना में, चीनी खिलौने भारतीय खिलौने की तुलना में अत्यधिक सस्ते होते हैं। चीनी खिलौने भारतीय खिलौने की तुलना में क्या होते हैं? सस्ते, अत्यधिक। सो गए का भैया? बोली ना रे यार, अभी तो दीपावली की मिठाई काम कर रही होगी, फिर भी सो गया। सेकंड पॉइंट लिखे, चीनी खिलौने नवीन डिजाइनों या नए डिजाइनों, चीनी खिलौने नए डिजाइनों पर तैयार किए जाते हैं। चीनी खिलौने नए डिजाइनों पर तैयार किए जाते हैं। देखो एक चीज तो आप देख ही लेना अपने यहाँ भारत की सबसे बड़ी, उसे समस्या समझ लेना, चाहे कुछ भी समझ लेना, सस्ता। हम लोग सस्ती चीज खरीदते हैं। सस्ती चीज सबसे, भैया 20 रुपया किलो है केला, अरे यार सही लगा रहे, 15 रुपये किलो लगा ले चल, अगर 10 रुपया किलो, अरे यार सही लगा, 5 लगा ले यार। मतलब सही वाली जो बात है वो हमारे मस्तिष्क में स्थापित ही हो गई है डेली, मतलब ऐसा भाव कर करके, तो वो सही वाली बात स्थापित हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि चीजें अपन सस्ती खरीदते हैं, अच्छी ना देखेंगे लेकिन सस्ती होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो चीन के खिलौने हैं वो नए डिजाइन पर, तुरंत नया डिजाइन आ जाता है। अभी आप चाइना की मोबाइल देखो, जैसा जो सैमसंग है और एप्पल है, जो डिजाइन अपना वो बनाते हैं लाखों के फोन में, वो दे देते हैं 10,000 के फोन में। मतलब फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे उसकी बराबर, लेकिन डिजाइन वही दे देंगे। आईफोन जैसा कैमरा हमारा भी है, भले भीतर कैमरा ही ना, लेकिन ऊपर से कैमरा आईफोन जैसा ही। तो मतलब बेहतर डिजाइन वो ही दे देंगे, जिससे अपन क्या हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं। वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि जो चाइना चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। अगर चाइना की वस्तुएं चल जाए तो बहुत ही अच्छी चल जाए, नहीं पता चले शाम तक ही काम खत्म हो जाए उसका। अब ये विवेक मोबाइल है, ये पुरानी सब्जी मंडी में मोबाइल बॉक्स में ही रखी थी, नई थी, निकाली भी नहीं गई थी, उसके अंदर ही फट गई, दुकान में वो आग लग गई। अब वो गनीमत रही कि वो रात में ना फटी, अगर रात में फट जाती तो पूरी दुकान में आग लग जाती। और सभी लोग क्या सोचते हैं, हम और आप के कोई पटाखे वाला आग लगा गया या कोई दूसरा लगा गया। अब सोचो चाइना के फ़ोन, नया फ़ोन है, अभी डिब्बा से भी नहीं निकला है, अधिकतम नए फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज ही रहती हैं, कम चार्ज होती हैं, और फिर भी फट गया बेचारा, उसमें रखा ही बैटरी इतनी है। वो हर दुकानदार खोल के उसकी बैटरी तो देखेगा नहीं। आज के फ़ोन तो ऐसे आएगी कि बैटरी ना देखें,
पैक आती हैं पीछे से। तो चाइना गए चला जाए तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक भी खेल है, रखा रखा ही फूट जाए, ऐसी भी समस्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा। व्याख्या कीजिए। किस प्रकार सहायता करेगा, व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखे हैं। चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात उत्तर चल रहा बेटा। भारत से इस्पात का आयात दोनों देशों की इस्पात कंपनियों के आपसी व्यापार को बढ़ाएगा। पूर्ण विराम। इससे भारत में इस्पात का निर्यात बढ़ेगा। पूर्ण विराम। भारत में इस्पात से तैयार होने वाली वस्तुएं आसानी से चीन भेजी जा सकेंगी। पूर्ण विराम। इसी प्रकार चीन में इस्पात से तैयार होने वाली वस्तुएं आसानी से भारत भेजी जा सकेंगी। पूर्ण विराम। दोनों देश अच्छे मित्र की तरह वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं।
वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा। माने भारत का जो इस्पात है, ठीक है, लोहे जैसी वस्तु है इस्पात, ठीक है, तो ये चीन के बाजार में किस प्रकार सहायता करेगा। तो उत्तर है आपका चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात दोनों देशों की इस्पात कंपनियों से आपसी व्यापार को बढ़ाएगा। अब चीन में हम अपने यहाँ से इस्पात भेजेंगे तो दोनों देशों का क्या हो जाएगा, जो व्यापार है वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। इससे भारत में इस्पात का क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। अपना इस्पात दूसरे देशों में पहुंचा दें तो क्या होगा, निर्यात होगा, निर्यात बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन है कि भारत में इस्पात से तैयार होने वाली वस्तुएं आसानी से चीन भेजी जा सकेंगी। इसी प्रकार चीन में इस्पात से तैयार होने वाली वस्तुएं आसानी से भारत भेजी जा सकेंगी। माने यहाँ की वस्तुएं वहां पहुंच जाएगी, वहां की वस्तुएं यहाँ आ जाएंगी, मतलब सरल हो जाएगा वैश्वीकरण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन लिखिए, सहकारी विपणन का क्या अर्थ है। सहकारी विपणन का क्या अर्थ है। सहकारी विपणन का क्या अर्थ है, उत्तर लिखें। सहकारी विपणन का अर्थ, सहकारी विपणन का अर्थ अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से दो कंपनियों के बीच, अनिवार्य रूप से दो कंपनियों के बीच समझौते से है, दो कंपनियों के बीच समझौते से है, जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य दूसरी कंपनियों के उत्पादों, जिसका उद्देश्य दूसरी कंपनियों के उत्पादों, दूसरी कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना या बेचना है। बढ़ावा देना या बेचना है। आगे लिखें कॉमा लगा के, वे अपने उत्पाद भी बेचते हैं, वे अपने उत्पाद भी बेचते हैं। इससे परस्पर दोनों कंपनियों, इससे परस्पर दोनों कंपनियों को लाभ प्राप्त होता है, दोनों कंपनियों को लाभ प्राप्त होता है। देखो सहकारी विपणन, तो सहकारी विपणन का अर्थ है अनिवार्य रूप से दो कंपनियों के बीच समझौते से। माने कोई भी दो कंपनियां हैं तो वे क्या कर रही हैं, आवश्यक रूप से आपस में समझौता कर रहे हैं। माने वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकती हैं, जो भी कार्य की आवश्यकता है वो कर सकती हैं। माने दो कंपनियों में अनिवार्य रूप से आपसी समझौते से है, जिसका उद्देश्य दूसरी कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा देना या बेचना होता है। वे अपने उत्पाद भी बेचते हैं, इससे परस्पर दोनों कंपनियों को लाभ होता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के उत्पादों का क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है, बेचती है, और साथ में अपना भी बेचती है। इससे क्या होता है, उन्हें बढ़ावा मिलता है या लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, राष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है। उत्तर लिखेंगे,
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। उदाहरण में लिख सकते हैं पेप्सी, सैमसंग, हुंडई, होंडा। क्यों गाड़ियों के नाम है? हुंडई, होंडा नहीं जानते हैं आज बेटा, इसकी कार मिलेंगी आपको, ऐसी एच बनी होती है, देखना अभी आप जय पुरानी सब। हुंडई की ऐसी बनी होती है, होंडा की ऐसी बनी होती है सीधी, ठीक है। आप जाना पुरानी सब्जी मंडी में, आपको ऐसी क्रेटा वगैरह कारें हुंडई एच बनी मिलेगी, उनके आगे वाली मॉडल थोड़ी सी तिरछी सी इटालियन रूप में, और सीधी बनी हुई है वो होंडा। इनकी मोटरसाइकिल वाला जो माने बाइक हैं वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है, 4 व्हीलर में इनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, हुंडई की, होंडा है। अगला क्वेश्चन लिखें भैया, भारत द्वारा आयात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। अच्छा इतने पहुंचे, चलो तो भारत द्वारा आयात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर लिखें पेट्रोलियम, सोना, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो भैया पेट्रोल के दाम इसलिए अधिक हैं कि हम दूसरे देश से खरीदते हैं। सोना तो आप देख ही रहे हैं, सोना ही हो गया है आजकल भाव में। अगला है कीमती पत्थर का जो प्रकार है हमारे यहाँ नहीं मिलता है, हम दूसरे देश से क्या करते हैं, आयात करते हैं। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक माने जो बिजली से चलाने वाले सामान हैं, वो भी भारत में नहीं बनते। अगला क्वेश्चन लिखें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं? उत्तर लिखें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से अपने आकार व्यवसाय के विस्तार तकनीकी पूंजी निवेश
पूंजी निवेश आदि के कारण भिन्न हैं। पूंजी निवेश आदि के कारण भिन्न हैं।